हम कल ही यहाँ आए हैं वीवू और आज तुम जाने की बात कर रहे हो जबकि हम कुछ दिन रुकने वाले थे। और तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ है जिसने मिलने के लिए और उनके साथ रहने के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक शहर में रहने के बावजूद महीनों तक उनसे नहीं मिल पाने को लेकर हमेशा उदास रहते थे। और आज तुम यहाँ से जाना चाहते हो। क्या अब अपने पेरेंट्स के साथ रहने का मन नहीं है तुम्हारा, या उनसे मिलकर सारी खुशी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई तुम्हारी? अनाया शांत भाव से बोली। अनाया की बात सुनकर विवान को थोड़ा गिल्टी फील होने लगा। सच ही तो कहा था अनाया ने। यहाँ आने से पहले वो कितना एक्साइटेड था वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। लेकिन यहाँ से जाने का सोचकर उसके दिमाग में एक पल को भी उनका ख्याल नहीं आया। उसने एक पल को भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा जो उसके ऐसे अचानक जाने से हट हो सकते हैं। लेकिन वो अब अनाया को क्या बताता कि उसने यहाँ से जाने का फैसला आयुष्मान की वजह से लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसकी दीदू की लाइफ में आए। मेरे सवाल का जवाब दो विवान। मुझे जवाब चाहिए, तुम्हारी चुप्पी नहीं। और वो भी बिल्कुल सच, अनाया ने हल्के गुस्से में कहा। विवान ने अनाया की तरफ देखा जिससे उसे वीवू ना कहकर विवान कहा था। मतलब वो सच में नाराज थी तो क्या उसे सच बता देना चाहिए? क्या हो अगर दीदू ने मुझे गलत समझ लिया? ये सोचकर वो जल्दी से बोला, नहीं दीदू, मैं तो बस। उसकी बात बीच में काटते हुए अनाया बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा नाटक? अनाया गुस्से से बोली। उसकी बात सुनकर विवान के होश उड़ गए। क्या अनाया ने उसका झूठ पकड़ लिया? ये सोचकर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। क्या हुआ? शॉक लगा। बिल्कुल सही समझे तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा नाटक पकड़ नहीं पाऊंगी? इतने सालों से साथ हैं हम, बहुत अच्छे से जानते हो तुम मुझे, फिर भी मेरे साथ नाटक करने चले थे, जबकि चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली मेरी नजरें हर तरफ रहती हैं। कुछ नहीं छिपता मुझसे, इसलिए नहीं छिपा मुझसे तुम्हारा नाटक। ना ही खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाना, ना ही मिस्टर आचार्य को धमकाना। अनाया गुस्से से बोली। अपनी सच्चाई सुनकर विवान उससे आंखें चुराने लगा। ये देखकर अनाया सरकास्टिक वे में बोली, इस तरह नजरें चुरा लेने से सच नहीं बदलेगा। पहले तुमने खुद को चोट पहुंचाई, फिर झूठ बोला और अब यहाँ से जाने के लिए नाटक करना। आखिर चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में जो ये सब करना पड़ा? जवाब दो मुझे विवान, वरना यहाँ से हमारे अपार्टमेंट नहीं बल्कि सीधा लंदन जाओगे अपनी पढ़ाई पूरी करने, जिसे मेरे साथ रहने की जिद में तुमने छोड़ दिया था। और इस बार मैं खुद भेजूंगी तुम्हें। अनाया के शब्दों में नाराजगी, गुस्से के साथ धमकी भी थी। इसका मतलब अगर उसे सच नहीं बोला तो अनाया अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं है, इसलिए उसके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। विवान ने अपना सिर झुकाए हुए कहा, कल रात मैंने वीरेन अंकल के कमरे के बाहर खड़े होकर आप सबकी बातें सुनी थी। कहकर चुप हो गया, लेकिन सामने से कोई जवाब न पाकर उसने अपना सिर उठाकर अनाया को देखा जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। विवान के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ थी कि क्या वो ऐसे छिपकर उनकी बातें सुनने के लिए उस पर नाराज नहीं थी, लेकिन अगले पल उसकी कंफ्यूजन अनाया की बात सुनकर हैरानी में बदल गई। जानती हूँ, इनफैक्ट सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे अलावा मम्मी डैडी और मिस्टर आचार्य हम सब जानते थे कि तुम दरवाजे के बाहर छिपकर हमारी बातें सुन रहे हो, अनाया बोली। विवान का मुंह हैरानी से इतना बड़ा हो गया कि एक अंडा उसने घुस सकता था। अनाया उसका मुंह बंद करते हुए बोली, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है वीवू, क्योंकि अपनी लाइफ और उम्र के एक्सपीरियंस के साथ हमारे लिए ये जानना इतना मुश्किल नहीं था कि कोई छिपकर हमारी बात सुन रहा था। आज भी हमारे आगे तुम बच्चे ही हो, तो आपने मुझे पका क्यों नहीं और नहीं डांटा ऐसे चोरी छिपे आपकी बात सुनने के लिए? विवान तपाक से बोला। अगर कोई दूसरी बात होती तो तुम्हें डांट जरूर पड़ती, साथ में सजा भी मिलती, लेकिन ये बात छिपाने जैसी नहीं है। आज तो सबको पता चलनी ही थी, जिसमें तुम भी शामिल हो, तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें ये बात पहले पता चली या सबसे बाद में? अनाया बोली। लेकिन आपकी लाइफ के इतने बड़े फैसले में मेरी मर्जी शामिल है कि नहीं? आखिर मैं आपका इकलौता छोटा भाई हूँ, विवान थोड़ा नाराजगी से बोला। बेशक है तुम मेरी फैमिली हो वीवू, और मेरी फैमिली को पूरा हक है मेरी लाइफ के फैसले लेने का, लेकिन इस मामले में नहीं, अनाया ने बोला। लेकिन क्यों?
विवान थोड़ा निराशा से बोला, क्योंकि तुम चाहे कितने ही समझदार क्यों ना हो लेकिन अपनी उम्र और एक्सपीरियंस की वजह से दुनियादारी और शादी जैसे रिश्तों को समझने में बहुत पीछे हो और तुम इस फैसले में अपनी राय नहीं दे सकते। अनाया ने शांति से जवाब दिया। लेकिन मुझे आपके लिए आयुष्मान आचार्य बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी उनसे हो, विवान ने थोड़े गुस्से से कहा। इसलिए मेरी नजरों से छिपाकर आंखों ही आंखों से मुझसे दूर रहने की धमकी दे दी, अनाया ने बोला। जिस पर विवान थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, लेकिन आपको फिर भी पता चल गया ना। उसकी बात पर अनाया के चेहरे पर स्माइल आ गई। तो तुम्हें आयुष्मान आचार्य पसंद नहीं है? इसकी कोई खास वजह जबकि तुम उनसे पहली बार ही मिलो हो? अनाया ने पूछा। वो एक बार डैड ने बताया था कि वो रूड, घमंडी और सनकी टाइप के हैं, जबकि आप तो कितनी स्वीट हो, बस इसलिए, विवान बोला। मैं स्वीट सिर्फ अपनी फैमिली के लिए हूँ। दूसरे मुझे डेथ क्वीन बुलाते हैं। मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी छिपी तो नहीं है तुमसे। और रही बात तुम्हारे डैड की, वो मुझे एलियन बुलाते हैं क्योंकि उनकी नज़र में मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं। उसके बारे में क्या ख्याल है? अनाया बोली। डैड खुद किसी एलियन से कम है क्या? मैं और मॉम हम दोनों ही परेशान हैं उनकी अजीब हरकतों से, विवान तपाक से बोला, जिस पर अनाया की हंसी छूट गई। उसने खुद को कंट्रोल करके कहा, अपने डैड के ओपिनियन से लोगों को मत पहचानो वीवू, बल्कि खुद से अपना दिमाग लगाओ, तब जाकर अच्छा बुरा समझ पाओगे। हर वक्त हर कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, समझे? इसलिए मिस्टर आचार्य को नापसंद करने से पहले उन्हें जानो परखो, फिर पसंद ना आए तो कहना, समझे? जिस पर विवान ने अपना सिर हिला दिया, फिर कुछ सोचकर बोला, दीदू अगर वो सच में मुझे पसंद नहीं आए तो क्या आप उनसे शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं। माना हमारा रिश्ता जुड़ा है लेकिन मेरे मन में इस वक्त उनके लिए कोई फीलिंग नहीं। वो भले मुझसे प्यार करने का दावा करते हो लेकिन है तो मेरे लिए अजनबी ही। इसलिए शादी से पहले मैं एक मौका जरूर दूंगी खुद को उनका दिल जीतने का, और यही मौका उनके पास भी होगा मेरा दिल जीतने का, क्योंकि मुझे दिल के रिश्ते चाहिए, मतलब के नहीं। अनाया बोली, लेकिन ऐसा बोलते वक्त उसके दिल में हल्की सी टीस उठी लेकिन उसने इग्नोर किया। मैं समझ गया दीदू, अब जब तक मुझे खुद से वो गलत नहीं दिखते मैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूँगा और अपने जीजाजी के तौर पर उन्हें अपनाने की कोशिश जरूर करूँगा, विवान मुस्कुरा बोला, जिस पर अनाया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मेरा प्यारा वीवू, कहते हुए उसने विवान के फोरहेड पर किस किया और उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे से जाते ही दीवार के पीछे छिपा आयुष्मान बाहर आ गया। वो भी दोनों के पीछे ही अंदर आया था और दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी स्माइल थी। आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकली मेरी जान। मेरे रास्ते के कांटे को बिना मेहनत के हटा दिया। आप तो पहले ही मेरा दिल जीत चुकी हैं और कितना जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो सच कहा आपने, आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये करके रहूंगा और आपके दिल में नहीं सीधा रूह में उतरूंगा, देख लेना, कहकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। वही अपने कमरे आकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, हम जानते हैं मिस्टर आचार्य, आप दीवार के पीछे छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे। आपने अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर दिया हमसे, लेकिन मोहब्बत की परीक्षा बाकी है अभी। आप हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे थे ना, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हम क्या चीज़ है, कहकर हंसते हुए अपने मॉर्निंग रूटीन में बिजी हो गई। 25 आयुष्मान की शरारत, अनाया का शर्माना। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया के आगे विवान की पोल खुल जाती है और अनाया विवान को समझाती है। अब आगे आचार्य मैंशन में सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे सिवाय आर्यमन, अनाया और विवान के। सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे। तभी आर्यमन दौड़ता हुआ आया और आयुष्मान के गले लग गया। आयुष्मान ने भी उसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया ताकि वो गिरे नहीं। भाई भाई, मेरे प्यारे भाई, आई मिस यू सो मच, आर्यमन एक्साइटमेंट में बोला। ओह रियली, तभी मुझे यहाँ आए इतने दिन हो गए लेकिन तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाने तक नहीं आए, आयुष्मान सरकास्टिक वे में बोला। ऐसा नहीं है भाई, वो तो मुझे आपके आने की खबर नहीं थी, वरना मैं डायरेक्ट आपको लेने ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता। फिर कुछ सोचते हुए, लेकिन डैड ने तो मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा खत्म करवा दिया तो मैं आपसे मिलने वहां भी नहीं आ सकता।
कहकर आर्यमन ने आयुष्मान को देखते हुए थोड़ा सेड फेस बना लिया। आर्यमन की बात सुनकर आयुष्मान की नजरें हेड चेयर पर बैठे वीरेन गई, जो अपना फोन चला रहा था, जैसे उसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन आयुष्मान की नजरें उसे बराबर फिल हो रही थी। बाकी सब ये बात जानते थे, इसलिए किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। आयुष्मान भी समझ गया था कि उसके डैड ने ये सब क्यों किया। मतलब साफ था, उसकी अनाया से दूरी, जो उसके इस बड़बोले भाई की वजह से नहीं रह पाती। आयुष्मान किसी भी तरह से आर्यमन से अनाया की जानकारी निकलवा सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारा वीजा वापस कंटिन्यू करवा दूंगा, आयुष्मान बोला। अरे नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो मैं सिर्फ आपके लिए जाता था। अब आप यहाँ हो तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, आर्यमन तपाक से बोला। ठीक है, अपनी जगह जाकर बैठो। आयुष्मान ने आर्यमन को उठाने की कोशिश करी, जो कब से उसकी गोद में बैठा था, लेकिन आर्यमन जिद करके बोला, नहीं भाई, पहले मेरा गिफ्ट दो, फिर मैं आपको छोड़ूंगा। अपने भाई के जिद्दी नेचर को जानते हुए उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आयुष्मान बोला, रूम में है, बाद में आकर ले जाना। आर्यमन भी उसकी बात मानकर उसकी गोद से उठ गया। वो जानता था अगर उसने ज्यादा जिद की तो उसका भाई उसे जमीन पर पटक सकता है। आर्यमन अपनी जगह पर बैठा ही था कि उसकी नज़र पीछे की तरफ पड़ी, जहां विवान अनाया की मदद से चलकर आ रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा होकर उनके पास पहुंचा। सबका ध्यान भी उनकी तरफ चला गया। क्या हुआ वीवू, तू फेरी के सहारे क्यों चल रहा है, आर्यमन ने पूछा। भाई, मुझे चोट लगी है, इसलिए दीदू मुझे सहारा दे रही है, विवान चिढ़कर बोला और चेयर पर बैठ गया। क्या हुआ वीवू, तुझे चोट कैसे लगी, माही चिंता करते हुए बोली। डोंट वरी दी, हल्की सी मोच है, एक दिन में ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो, अनाया माही से बोली। वहीं विवान ने एक शुक्रिया भरी नज़र से उसे देखा, क्योंकि अपनी माँ को सच बताने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो थोड़ा गिल्ट में भी था। चलो कोई नहीं, बच्चों को थोड़ा बहुत लग जाती है, फिर भी माने कि एक बार विवान को देख लेना ताकि कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो, माला जी बोली। ओके माँ, मानिक बोला। अनाया विवान को उसकी चेयर पर बैठाकर उसके पास की चेयर पर बैठ जाती है। सब एक साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी अनाया को अपने पैरों में कुछ अजीब सा फील हुआ। वो थोड़ा पीछे होकर टेबल के नीचे देखने लगी। एक पैर उसके पैर को सहला रहा था। अनाया ने पैर के मालिक को देखा तो वो आयुष्मान था, जो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, जैसे उसने किया ही ना हो। दरअसल अनाया जब से वहां आई थी, आयुष्मान की नज़रें उस पर ही थी, लेकिन सुबह की वजह से अनाया उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी। वो आयुष्मान की फ्लोटिंग और रोमांटिक बातों से थोड़ा परेशान थी, इसलिए सुबह भी बिना उसे देखे विवान को लेकर अंदर आ गई और यहाँ आने के बाद उसे एक नज़र नहीं देखा। उसे पता था कि आयुष्मान उसे ही देख रहा था, लेकिन उसने उसकी तरफ नहीं देखा। उसे डर था अगर वो अभी आयुष्मान को देखेगी तो सुबह की तरह फिर से उसकी आंखों में खो जाएगी। आयुष्मान जो उसे ही देख रहा था, अनाया का उसे इग्नोर करना चुप गया, लेकिन वो ये भी जानता था कि अनाया ऐसा क्यों कर रही थी। इसलिए जब अनाया सामने बैठी, उसके मन में शरारत जन्मी और वो अपने पैरों से उसके पैर सहलाने लगा। अनाया अपने पैर हटाने की कोशिश कर रही थी। वही उसकी इस हरकत को उसने पहले ही भांप लिया था, इसलिए एक पैर उसके कपड़ों में फंसाया और दूसरे से उसे सहलाने लगा। धीरे धीरे उसके पैर ऊपर की तरफ जा रहे थे। वी अनाया की हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बस चुपचाप अपनी जगह बैठी थी। उसने अपने चेहरे के इमोशन को काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखा था, लेकिन चेहरे पर हल्की लाल रंगत चढ़ चुकी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने जैसे तैसे अपना नाश्ता खत्म किया और उठने जा रही थी कि तभी वीरेन अपनी दमदार आवाज में बोला, मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद सब मुझे लिविंग हॉल में मिलना। उसकी बातें सुनकर सारे बड़े लोग थोड़े नर्वस थे। शायद उन्हें पता था कि उसे क्या बात करनी है। वहीं आयुष्मान, निशांत, अनाया और विवान को सब पता था, इसलिए उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन हमारे आर्यमन बाबू कंफ्यूजन से अपने डैड को देख रहे थे। डैड, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? उसने अपने डैड से पूछ लिया। थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कहकर वीरेन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। बाकी सब भी उसके साथ खड़े हो गए।
कुछ देर बाद वीरेन सोफे पर बैठा था और बाकी सब भी उसके आसपास सोफे पर बैठे थे। सबकी नजरें वीरेन पर थी, जो कि बिल्कुल शांत अपनी जगह बैठा था। सब वीरेन के बोलने का इंतजार कर रहे थे। वही बकबक करने वाला आर्यमन भी आज चुपचाप बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि जब वीरेन ऐसे फैमिली मीटिंग बुलाते हैं तो मतलब बात सीरियस और इमोटेट होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने आयुष्मान की शादी अनाया से फिक्स की है। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आर्यमन बीच में चिल्लाता हुआ बोला, क्या भाई की शादी लिटिल फेरी से? डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने सीरियस मैटर में आर्यमन का बीच में बोलना वीरेन को पसंद नहीं आया। वो थोड़ा गुस्से से बोला, आर्य, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दिख नहीं रहा कि हम कितनी सीरियस बात कर रहे हैं और तुम बीच में तक पड़े? क्या तुम रोज भूल गए कि अगर मैं कोई सीरियस बात करूं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? आई नो डैड, लेकिन आपने बात ही इतनी शौकन करी कि मैं बीच में बोल पड़ा। लेकिन आप खुद ही सोचिए, कहाँ मेरा खडूस सन की जल्लाद भाई और कहाँ मेरी प्यारी भोली मासूम सी लिटिल फेरी। आप इन दोनों की शादी करवाना चाहते हो, जबकि दोनों का ही कोई मैच ही नहीं है। आर्यमन थोड़ा डरते हुए अपनी बात बोला, क्योंकि उसे वीरेन के गुस्से से बहुत डर लगता था। लेकिन सबका ध्यान तो उसके अनाया को प्यारी भोली मासूम बोलने पर था। उन्होंने अनाया को देखा, जो बिना भाव वही बैठी थी। इस वक्त वो सच में प्यारी और मासूम लग रही थी, लेकिन भोली, ये सोचकर सबने अपना सिर झटक लिया और आर्यमन को अजीब नजरों से देखने लगे। शायद उसकी आंखें खराब हो गई हैं, जो उसे अनाया की रियलिटी नहीं दिखती। ये सोचकर सबने उसे इग्नोर किया, लेकिन इससे आर्यमन का मुंह बन गया। वो चीखते हुए बोला, डैड, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक मैं कर सकता हूँ। अब अगर दोबारा तुमने मेरी बात बीच में काटी या कुछ बोला तो मैं तुम्हें सीधा अफ्रीका के जंगलों में ट्रांसफर करवा दूंगा और तुम्हारा अफ्रीका का वीजा हमेशा के लिए एक्टिव करवा रखा है मैंने। वीरेन ने आर्यमन को घूरती नजर से देखकर कहा। आर्यमन वीरेन की बात सुनकर चुप हो गया। उसे अफ्रीका के जंगलों में तो बिल्कुल भी नहीं जाना था। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैंने आयुष्मान और अनाया की शादी फिक्स की थी, लेकिन आखिरी फैसला उन दोनों का ही था कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे या नहीं। कहकर रुका और सबकी तरफ देखने लगा, जो उसके आगे की बात जानने को उत्सुक थे। वो बोला, इन दोनों ने अब इस रिश्ते के लिए अपनी से मर्जी से हाँ की है। ये सुनकर सब खुश हो गए और अपनी जगह नाचने लगे। वीरेन उन सबको ऐसा बिहेव करते देख अपनी दमदार आवाज में बोला, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है, इसलिए सब वापस अपनी जगह बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर सब अपनी जगह बैठ गए। अगले महीने आयुष्मान 25 साल का होने वाला है और तब मैं उसे किंग की गद्दी सौंप दूंगा। लेकिन उससे पहले उसकी शादी जरूरी है। जैसा कि दोनों अपनी मर्जी से शादी के लिए रजामंद हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस 1 महीने में दोनों की शादी हो जाए। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम है? कहते हुए उसने सबके ऊपर एक नज़र डाली, जिस पर सबने ना में अपना सिर हिला दिया, सिवाय आर्यमन के। जब वीरेन की नज़रें उस पर पड़ी तो वो मुंह फुलाकर गुस्से से उसे ही देख रहा। इससे उसकी आईब्रो से को गई। वही दूसरी तरफ अनाया शर्म से लाल हुई जा रही थी, क्योंकि सामने बैठा आयुष्मान जब से वहां बैठे हैं तभी से उसे छेड़ जा रहा था। कभी आंख मारता तो कभी अपने अंगूठे से अपने होठों को सहलाता, तो कभी अपनी चील जैसी आंखों से उसे ऊपर से नीचे देखता, जैसे उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा हो। ये सब महसूस कर अनाया की बॉडी सिकुड़ जाती है। भले ही अनाया को किसी की हरकतों से कुछ गुस्से के अलावा कुछ फील नहीं होता था, लेकिन आयुष्मान की हरकतें उसे शर्माने पर मजबूर कर रही थी। वो चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसके चेहरे पर भले ही कोई भाव ना हो, लेकिन कान और गला शर्म से लाल पड़ चुके थे। वही आयुष्मान चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ उसे ही देखे जा रहा था। किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था, सब वीरेन की बातें सुनने में बिजी थे। ये मिस्टर आचार्य का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, वो भी सबके सामने। अगर इन्होंने अपनी हरकतें नहीं सुधरी तो इनकी खैर नहीं। अब तो इन्हें सबक सिखाना और भी जरूरी हो गया है। अनाया अपने मन में सोचे जा रही थी। 26 अनाया ने किया दादाजी को फोन। अब तक हमने पढ़ा कि वीरेन आयुष्मान और अनाया की शादी की बात सबको बताता है। अब आगे
माँ, मैं सोच रही थी कि आज ही पंडित जी को बुलाकर शादी और सगाई की तारीख निकलवा लेते हैं। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहती हैं? मेघा ने माला जी से पूछा। बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं तो कब से वेट कर रही थी इस दिन का। आयुष्मान की तरफ देखकर, मेरा आयु दुल्हा बनेगा, फिर अनाया को देखते हुए, और उसकी दुल्हन होगी मेरी प्यारी अनु, कहकर दोनों की बजाय ले लेती हैं, जिससे सब हंस पड़ते हैं। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि हम शादी की जल्दी कर रहे हैं? वीरेन ने आयुष्मान और अनाया की तरफ देखते हुए पूछा, जिसके बदले दोनों ने ना में सिर हिला दिया। फिर ठीक है, हम शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं, और मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नाया का कन्यादान तो मैं ही करूंगी, माही चहकती हुई बोली। नहीं माही, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेघा बोली। क्यों दीदी? माही ने कंफ्यूजन से पूछा। भूलो मत, तुम्हारा कन्यादान मैंने और वीर ने किया था, तुम्हारे भाई भाभी बनकर। इस हिसाब से तुम आयु की भुआ हुई। भला एक भुआ अपने भतीजे की दुल्हन का कन्यादान कैसे कर सकती है? मेघा बोली। मेघा की बात सुनकर माही उदास हो गई। लेकिन मेरा बहुत मन है नाया का कन्यादान करने का। मैंने तो हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है, माही उदास भाव में बोली। माही बेटा, हम तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं, लेकिन ये सच है कि तुम कन्यादान नहीं कर सकती। सच कहूँ तो अनु का कन्यादान सिर्फ वो ही कर सकता है जिसका रिश्ता सिर्फ अनु से हो, हम सबसे नहीं, माला जी बोली। हर कोई इस बात पर चिंतित था कि तभी अनाया की आवाज कान में पड़ी। दादाजी, मेरा कन्यादान दादाजी करेंगे, कहकर अनाया वहां से खड़ी होकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसकी दुनिया में एक शख्स था जो उससे सच में प्यार और उसकी केयर करता था। वो ही उसके इमोशन जगाने की काबिलियत रखता था, जो आज भी उसका इंतजार करता था, उसके दादाजी विशंभर मेहरा। अनाया के जाने के बाद वीरेन ने शाम को बात करने का कहकर सबको उनके कमरे में भेज दिया और खुद अनाया के कमरे में चला गया। उसके साथ मेघा भी थी, क्योंकि अपने दादाजी का नाम लेते वक्त अनाया की आवाज में थोड़ा दर्द था और उसे माँ के प्यार की जरूरत भी थी। बाकी सब भी अनाया की फीलिंग्स का सोचकर अपने कमरे में चले गए। आयुष्मान, जो कब से अनाया के लाल चेहरे को देखकर खुश हो रहा था, कन्यादान की बात पर उसके चेहरे के उड़ते रंग को देखने लगा। इंडिया आने के बाद उसके पास अनाया की हर इन्फॉर्मेशन थी जो वीरेन ने ही उसे दी थी, और अपने पिछले जन्म की यादों से भी उसे पता था अनाया और उसके दादाजी का रिश्ता। वो अनाया के पास जाना चाहता था, लेकिन अपने पेरेंट्स को उसके पास जाते देख अपने कमरे में चला गया। अनाया के कमरे में अनाया सोफे पर अपनी आंखें बंद करके पीछे टेक लगाए बैठी थी। उसके जहन में कुछ यादें घूम रही थी। दादू, नित्या दीदी रो क्यों रही थी? उनकी शादी तो कितनी अच्छी थी, सब उनकी पसंद का था। नन्ही अनाया ने अपने दादाजी से पूछा। अनु बेटा, आपकी नित्या दीदी की शादी हो गई थी और वो अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल जा रही थी, इसलिए वो रो रही थी, दादाजी ने अनाया को समझाया। लेकिन अंकल आंटी तो कितने अच्छे हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं, तो वो उनको छोड़कर क्यों जा रही थी? अंकल आंटी ने कोई गलती की क्या जो उन्हें पनिशमेंट देने के लिए छोड़कर जा रही है? जैसे मेरी गलती पर मम्मा पापा मुझे घर पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं, नन्ही अनाया ने मासूमियत से पूछा। नन्ही अनाया की बात सुनकर दादाजी का दिल भारी हो गया। उनके जालिम बेटा बहू नन्ही सी बच्ची को छोटी छोटी गलतियों पर सजा देने के लिए बड़े से घर में अकेले छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अगर वो नहीं होते तो इस छोटी बच्ची के मन पर कितना गलत असर पड़ता, ये सोचकर ही काम पर जाते हैं। बोलिए ना दादाजी, अंकल आंटी ने कोई गलती की है क्या जो नित्या दीदी उन्हें पनिशमेंट दे रही थी? नन्ही अनाया ने पूछा। नहीं मेरी बच्ची, ना तो आपके अंकल आंटी ने कोई गलती की है और ना ही आपकी नित्या दीदी ने कोई पनिशमेंट दी है। वो तो शादी करके अपने पति के साथ जा रही हैं, जैसे हर लड़की शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, बिल्कुल वैसे। बस माता पिता से दूर जाने की वजह से रो रही थी, लेकिन वो अपने मन से बहुत खुश थी। आपके अंकल आंटी ने तो खुद भेजा है उन्हें शादी करके, जैसे आप अपनी गुड़िया की शादी कराती हो, बिल्कुल वैसे। देखना आपकी दीदी कल फिर घर आएगी अपने मम्मी पापा से मिलने, दादाजी बोले। अच्छा, लेकिन इसमें रोने वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो खुशी की बात है, नन्ही अनाया बोली।
बिल्कुल ये खुशी की बात है, और देखना एक दिन आपकी भी ऐसे ही धूमधाम से शादी होगी। मैं आपका कन्यादान करूंगा और मेरी नन्ही गुड़िया भी अपने पति के घर जाएगी। दादाजी बोले। ठीक है, मैं भी शादी करूंगी, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप हमेशा मेरे साथ रहना। नन्ही अनाया बोली। बिल्कुल मेरी बच्ची, लेकिन फिर आपके पति का क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? दादाजी ने पूछा। वो भी हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। नन्ही अनाया दादाजी के गले लगकर बोली, जिस पर दादाजी मुस्कुरा उठे। अनाया अभी इन्हीं ख्यालों में गुम थी, तभी उसे अपने सिर पर एक प्यार भरा हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली जो बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी, जैसे वो खुद को रोने से रोक रही हो। वो अपनी लाल आंखों से सामने खड़े वीरेन और मेघा को देखने लगी। आंसुओं को आंखों में रोको मत बेटा, उसे बहने दो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। वीरेन बोला। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखों में रुके आंसू बहने लगे। वो वीरेन की कमर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वीरेन ने भी उसे नहीं रोका। मेघा जल्दी से आकर अनाया के दूसरी तरफ बैठकर उसकी पीठ से हिलाने लगी। आज अनाया रोकर अपने दिल के दर्द को आंसुओं के साथ बहा रही थी। कुछ देर बाद अनाया का सिर मेघा की गोद में था। वो हल्के हाथ से उसका सिर सहला रही थी। वही वीरेन ने मजबूती से उसके हाथ को पकड़ा था। अनाया की आंखें बंद थी, उसका रोना रुक चुका था। तभी वीरेन की बात सुनकर झटके से खड़ी हुई और अपनी जगह बैठ गई। तुम्हें उन्हें फोन करना चाहिए प्रिंसेस, वो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। वीरेन बोला। 8 साल बीत चुके हैं मुझे उनसे बात किए। क्या वो मुझसे नाराज नहीं होंगे? क्या मुझसे बात करेंगे? अनाया ने वीरेन को देखकर कहा। दरअसल घर छोड़ने के बाद अनाया 1 साल तक उनसे फोन पर बात किया करती थी, लेकिन 1 साल बाद ना उसने उन्हें फोन किया ना उन्होंने, लेकिन उनकी खबर अनाया को मिलती रहती थी। जरूर करेंगे, एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो करो। अगर नाराज हुए तो हम है ना मना लेंगे उनको, वीरेन बोला। मेघा खड़ी होकर बेड पर रखे अनाया के फोन को उठाया और उसे पकाते हुए बोली, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे, इसलिए नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर सब भूल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह लाड भी जताएंगे। वैसे भी उनके बिना तुम्हारी हर खुशी अधूरी है, इसलिए लगाओ फोन और बात करो। हम चलते हैं, ठीक है? जिस पर अनाया ने अपना सिर हिला दिया। दोनों नो बारी बारी उसके फोरहेड को चूमा और रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद अनाया के फोन पर एक नंबर चमक रहा था जो उसके दादाजी का था। उसने हिम्मत करके नंबर डायल किया और कान के पास लगा दिया। दूसरी तरफ फोन की घंटी बजे जा रही थी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिर में फोन कट गया। अनाया निराश हो चुकी थी, लेकिन एक बार कोशिश करते हुए दोबारा नंबर डायल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद किसी ने फोन उठाया और सामने से थोड़ी सख्त लेकिन कमजोर आवाज उसके कान में पड़ी। हेलो, कौन? उस आवाज को सुनकर अनाया की धड़कनें बढ़ गई। उसके आंखों में ढेरों इमोशन आकर गुजर गए। सामने से कई बार आवाज आई। आखिर अनाया ने हिम्मत करके अपनी कांपती आवाज में कहा, दादू। फोन की दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, अनु मेरी बच्ची, कहकर रो पड़े। ये अनाया के दादाजी विशंभर मेहरा ही थे जो आज अपनी प्यारी पोती की आवाज सुनकर रो पड़े। उनका रोना सुनकर अनाया रोते हुए बोली, दादू प्लीज मत रोइए। कैसे ना रो मेरी बच्ची, कितने साल हो गए तुझे देखे, तुझसे बात किए। घर छोड़ने के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। एक बार भी देखने नहीं आई कि तेरा ये बुढ़ा दादा जिंदा है या मर चुका है। दादाजी बोले। दादू प्लीज ऐसा मत बोले। भले ही मैं दूर थी, लेकिन आपके हर पल की खबर थी मेरे पास। मैं जानती हूँ आप इंतजार में थे मेरे। देखिए मैंने अपना वादा निभाया। अनाया बोली। नहीं, ये नहीं चलेगा। वादा निभाना है तो तुझे मुझसे मिलने आना पड़ेगा, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। सालों बीत गए, मेरी आंखें तरसने लगी है तुझे देखने के लिए। बीतते वक्त के साथ दिल में डर बैठ गया था कि कहीं तुझे देखे बिना ही मैं दुनिया ना छोड़ दूं। दादाजी बोले। दादू प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, वरना मैं नहीं आऊंगी आपसे मिलने। अनाया हल्की नाराजगी से बोली। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहा, बस तू आ जा मुझसे मिलने, दादाजी बोले।
बिल्कुल, कल मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, और एक बात, आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मैं आपको पनिशमेंट दूंगी। अनाया बोली, जिस पर दादाजी खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ बातें करके दोनों ने फोन रख दिया। दोनों के दिल में एक सुकून था और चेहरे पर सच्ची खुशी। शाम को अनाया ने सबको ये बात बता दी कि कल वो दादाजी से मिलने मेहरा हाउस जाएगी। उसके चेहरे की खुशी देखकर सब खुश थे। रात के वक्त अनाया खुद को शीशे में देख रही थी। मैं लौट आई हूँ शनाया, तुमसे अपना हिसाब लेने। छोटी बहन थी तुम मेरी, वो भी जुड़वा, लेकिन मैंने कभी कोई तुमसे बैर नहीं रखा। लेकिन तुमने तो मुझसे बैर रखने की हर सीमा को पार कर लिया। कुछ नहीं भूली हूँ मैं, तुम्हारा दिया हर दर्द और तकलीफ याद है मुझे। अब तैयार हो जाओ वही सब भुगतने के लिए। तुम्हारी दी हुई हर चीज तुम्हें लौटाऊंगी, वो भी सूद समेत। अनाया खुद से बोली, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। लेकिन आंखों में दर्द, गुस्सा, नफरत के मिले जुले कई भाव थे, जो शनाया के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले थे। 27। अनाया मेहरा हाउस में। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया अपने दादाजी को फोन करती है और मिलने आने का कहती है। अब आगे। अगले दिन अनाया खुद को तैयार कर मेहरा हाउस जाने के लिए निकलती है, क्योंकि वहां उसके सबसे करीबी इंसान के साथ सबसे बड़ा दुश्मन भी मिलने वाला था। बाकी सब भी उसे वहां सावधान रहने को कहते हैं और बाहर तक छूने आते हैं। आर्यमन और विवान तो साथ जाने की जिद भी करते हैं, लेकिन अनाया उन्हें साफ मना कर देती है। वो भी जानती थी कि वो जहाँ जा रही है वहाँ उसके दादू के अलावा कोई उसका अपना नहीं था, लेकिन ये सफ़र उसका था और उसे अकेले ही इसे पूरा करना था। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी कि कल दोपहर के बाद से उसने आयुष्मान को नहीं देखा। जो इंसान बात बात पर उसे छेड़ता, उसके साथ फ्लर्ट करता था, वह कल से कहाँ गायब था कि एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। ये सब सोचकर उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसने इग्नोर किया क्योंकि उसके दादाजी से मिलने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। आचार्य मैंशन से एक कार निकली जिसमें अनाया थी। वीरेन चाहता था कि वो बॉडीगार्ड्स को लेकर जाए, लेकिन अनाया अकेले जाना चाहती थी। अपनी पावर का शो ऑफ करना पसंद नहीं था उसे। आचार्य मैंशन से कुछ दूर आकर वो कार रुक गई। अनाया जो बाहर के नज़ारे देख रही थी, कार रुकने से ड्राइवर को देखकर बोली, हमें नहीं पता था कि आप हमें जाने से रोकने के लिए ड्राइवर बन जाएंगे मिस्टर आचार्य। जी हाँ, ये ड्राइवर आयुष्मान ही था, जो ड्राइवर के भेस में अनाया के साथ जा रहा था। रोकने के लिए नहीं, बस आपका इस सफर में साथ देने के लिए ये भेस बनाया है, कहकर कार से बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला। अनाया बाहर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। आयुष्मान ने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेट के उसे गले लगा लिया। एक दूसरे के गले लगकर दोनों के दिल में सुकून छा गया। जानते हैं, अपने इस सफर में आप अकेले जाना चाहती हैं, लेकिन भूलिए मत, आप हमारी हैं और आपकी हर चीज भी हमारी है। आपके सफर का साथी नहीं, बल्कि जीवन भर का साथी बनकर आपके हमसफर के रूप में आपके हर सफर का साथी बनना है मुझे। तो इस सफर में आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं भी आपके साथ चलेगा और आप मुझे रोक नहीं सकती, कहकर अनाया का सिर चूम लिया। उसके गले लगे अनाया सुकून से उसके हर शब्द को सुन रही थी। उसे उसके हर शब्द से अपने दिल में बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। वो खुश थी इस बात से कि आयुष्मान उसकी सच में केयर करता है, उसका प्यार दिखावा नहीं था। कुछ देर गले लगने के बाद आयुष्मान ने उसे खुद से दूर किया और एक पेंडेंट उसके गले में पहना दिया। इसे खुद से दूर मत कीजिएगा, वहाँ होने वाली हर चीज और हर खतरे को हम देख पाएंगे इससे। अगर कोई परेशानी हो तो चिंता मत करना, हम वही मौजूद होंगे, साथ ही हमारे आदमी भी बाहर होंगे। बस एक इशारा आपको सुरक्षित वहां से ले आएंगे। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। एक बार और उसका सिर चूमकर आयुष्मान ने उसे कार में बिठा दिया और खुद भी ड्राइवर की सीट पर बैठकर कार चलाने लगा। मेहरा हाउस। आज मेहरा हाउस में काफी चहल पहल थी। दादाजी खुद से अनाया के आने की तैयारी करवा रहे थे। आज वो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी प्यारी और लाडली पोती अनाया घर आ रही थी। आज उम्र का तकाजा और कमजोर पड़ा शरीर भी उनके उत्साह को कम नहीं कर पा रहा। सविता, कहाँ रह गई तुम? देखो, मेरी बच्ची किसी भी वक्त आती होगी, उसके आने से पहले सारी तैयारी होना जरूरी है, दादाजी बोले। जी बड़े मालिक, सब हो गया, आप परेशान मत हो, सविता बोली। कैसे परेशान ना हो सविता,
इस घर ने मेरी बच्ची को सिर्फ बुरी यादें ही दी हैं, इसलिए जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप की सुरक्षा में अपना बचपन जीना चाहिए, उस उम्र में मेरी बच्ची ने दर दर की ठोकरें खाई हैं। वो भले बताती नहीं है, लेकिन क्या मैं नहीं जानता कि वो किन तकलीफों से गुजरी होगी। कहते हुए दादाजी भावुक हो गए। सविता के दिल में भी दर्द होने लगा। भले उसने अनाया को जन्म ना दिया हो और ना ही उनका खून का कोई रिश्ता हो, लेकिन नन्ही अनाया उसकी गोद में ही खेल कूद कर बड़ी हुई है। अपने हाथों से पाला था उसे। वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे इस घर से कुछ तो अच्छी यादें मिले। इसलिए एक बार सारी तैयारी अच्छे से देख लो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, दादाजी बोले। सविता भी एक बार सारी तैयारी देखने चली गई। कुछ ही देर में परिवार के सब लोग लिविंग हॉल में आ गए। घर में होती चहल पहल को देखकर सब कंफ्यूज हो गए। आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। तभी उनकी नज़र दादाजी पर पड़ी, जो नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उनके लिए ये हैरानी की बात थी कि दादाजी अपने कमरे से बाहर निकले थे, वरना उनकी दुनिया तो बस उनके कमरे तक ही सीमित थी। राजीव जी उनके पास आकर बोले, पापा आज आप अपने कमरे से बाहर आए, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन दादाजी ने उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। दादाजी आज कुछ खास है क्या जो आप घर में इतनी तैयारी करवा रहे हैं? अपने पिता को इग्नोर होता देख आदित्य ने दादाजी से पूछा। तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है, इसलिए तुम सब अपने काम पर जाओ, दादाजी रूखे स्वर में बोले। गलती उनके बेटा बहू की थी, इसलिए वो उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन आदित्य को जवाब दिया क्योंकि वो उनका पोता था। नाराजगी अपनी जगह थी, लेकिन प्यार भी था। दादू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई तो बस आपको पूछ रहे थे ताकि हम भी आपकी खुशियों में शामिल हो सके। वैसे भी आप हमारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताते। अपनी शहद से भी मीठी आवाज में शनाया बोली, जैसे वो अपने दादू से कितना प्यार करती हो। पहली बात तो तुम्हें या तुम्हारे इस परिवार को मेरे साथ वक्त बिताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सब एक दूसरे के लिए काफी हो। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, और दूसरी तुम में से किसी को भी मेरी खुशियों में शामिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी खुशियां तो उसी दिन चली गई थी जब मेरी मासूम बच्ची ने तुम लोगों के अत्याचारों से परेशान होकर ये घर छोड़ा था। इसलिए तुम सब मेरे और मेरी खुशियों से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम सबकी की काली नजर उन पर पड़े, दादाजी ने सख्त आवाज में कहा। दादाजी की बात सुनकर शनाया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया ताकि परिवार के आगे जो उसकी अच्छी और प्यारी बच्ची वाली इमेज है वो खराब ना हो। इसलिए जल्दी से अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर और नम आंखों से सबको देखने लगी, जैसे दादाजी की बातें उसे कितना हट कर गई हो। उसकी एक्टिंग का जादू सब पर चल गया और उसकी दयनीय हालत को देखकर पल्लवी जी सबसे पहले आगे आई और उसे गले लगाते हुए बोली, पापाजी माना हमसे गलती हुई और अनाया हमसे दूर हो गई, लेकिन इन सब में शनाया का क्या कसूर है? वो भी तो आपकी पोती है, वो भी सबसे छोटी। तो आप अनाया और शनाया में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव पल्लवी बहू, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जिसने खुद अपनी 2 औलादों में भेदभाव किया हो। और रही बात शनाया के सबसे छोटी होने की, तो तुम्हें शायद याद नहीं होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। तुम्हारी बेटी मेरी बच्ची से बस 1 मिनट छोटी है, वरना उम्र अनाया जितनी ही है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारी बेटी राजकुमारी की तरह पली और मेरी बच्ची दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी? दादाजी अपनी गुस्सैल आवाज में बोले। उनकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग कांप गए, लेकिन बात शनाया की थी, इसलिए पल्लवी जी हिम्मत करके बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा जी? दोनों मेरी ही बेटियां हैं, दोनों को सब कुछ बराबर ही दिया है मैंने। बस शनाया बचपन से थोड़ी कमजोर है, इसलिए उसे प्यार और केयर की ज्यादा जरूरत है। ये बात अनाया को समझनी चाहिए थी, लेकिन वो तो पहले ही बिगड़ चुकी थी, और जब उसे सजा देकर सुधारने की कोशिश करी तो घर छोड़कर चली गई। इन सब में शनाया का तो कोई कसूर नहीं था, जो आप उसके साथ इतने रूड हो रहे हैं। वाह बहू वाह, मानना पड़ेगा। इतने साल बीत गए, लेकिन सही गलत में फर्क करना नहीं सीख पाई तुम। शनाया की कोई गलती नहीं है, सारी गलती अनाया की है जो वो बिगड़ गई। लेकिन एक बात बताओ, आखिर शनाया से अपना ध्यान हटाकर अनाया की तरफ तुमने देखा ही कम है, जो उसे बिगड़ी हुई कह रही हो?
बल्कि तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि शनाया के अलावा भी तुम्हारी कोई बेटी थी जिसे तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि शनाया के आगे तुम्हें कुछ देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे तुम्हें कभी अनाया की जरूरत महसूस नहीं हुई वैसे अब उसे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी बेटी और अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ और मेरी खुशियों को अपनी जहरीली बातों से नजर मत लगाओ, दादाजी बोले। दादाजी की बात सुनकर पल्लवी जी के साथ साथ सबको शर्मिंदगी महसूस हुई। वही शनाया गुस्से से उबल रही थी। इतने साल बीत गए लेकिन ये बुढ़ा बस अनु अनु ही करता रहता है हमेशा। जब वो चली गई यहाँ से तो इसे क्या जरूरत है उसे याद करने की। इतने सालों से मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ लेकिन मेरी तरफ तो आज तक ध्यान नहीं दिया, शनाया अपने मन में सोच रही थी। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत और मासूम था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो बाहर से जितनी प्यारी और मासूम दिखती है अंदर से उतनी ही मैली और घटिया थी। सब लोग वही खड़े थे तभी दादाजी का फोन बजा। दादाजी ने खुश होकर फोन उठाया और बोले, अनु बेटा कहाँ है आप और कितनी देर में पहुंचोगी? दादाजी मैं 10 मिनट में पहुंचने ही वाली हूँ, बस इसलिए आपको फोन किया, अनाया बोली। ठीक है जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहकर फोन रख दिया और सविता को जल्दी से आरती की थाली लाने का ऑर्डर दिया। वहीं उनके बाजू में खड़े परिवार ने जब सुना अनाया आ रही है तो उनके चेहरे पर भी खुशी छा गई। कितनी कोशिश करी सबने उसे खोजने की लेकिन वो नहीं मिली, लेकिन आज वो खुद घर आ रही है। उन्होंने सोच लिया था कि अनाया के आने के बाद उससे माफी मांगकर वापस एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या उनके लिए माफी पाना आसान था? नहीं, वो वापस नहीं आ सकती। इतने सालों से मैं इस घर की इकलौती राजकुमारी हूँ। ये परिवार और प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा है और वो मुझसे ये सब छीनने आ रही है, लेकिन मैं अपनी मेहनत ऐसे जाया नहीं होने दूंगी। शनाया चेहरे पर प्यारी स्माइल रखे मन ही मन चीख रही थी। उसकी मुठिया कसी हुई थी और नाखून हाथों ने चुभ रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसे क्या पता कि जो आ रही है उसे इस परिवार और यहाँ के लोगों का कोई मोह नहीं रहा। कुछ ही देर में एक कार मेहरा हाउस के बाहर रुकी और स्टाइल से अनाया बाहर निकली। 27 अनाया मेहरा हाउस में अब तक हमने पढ़ा कि अनाया अपने दादाजी को फोन करती है और मिलने आने का कहती है। अब आगे अगले दिन अनाया खुद को तैयार कर मेहरा हाउस जाने के लिए निकलती है, क्योंकि वहां उसके सबसे करीबी इंसान के साथ सबसे बड़ा दुश्मन भी मिलने वाला था। बाकी सब भी उसे वहां सावधान रहने को कहते हैं और बाहर तक छूने आते हैं। आर्यमन और विवान तो साथ जाने की जिद भी करते हैं, लेकिन अनाया उन्हें साफ मना कर देती है। वो भी जानती थी कि वो जहां जा रही है वहां उसके दादू के अलावा कोई उसका अपना नहीं था, लेकिन ये सफर उसका था और उसे अकेले ही इसे पूरा करना था। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी कि कल दोपहर के बाद से उसने आयुष्मान को नहीं देखा। जो इंसान बात बात पर उसे छेड़ता, उसके साथ फ्लर्ट करता था, वह कल से कहाँ गायब था कि एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। ये सब सोचकर उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसने इग्नोर किया क्योंकि उसके दादाजी से मिलने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। आचार्य मैंशन से एक कार निकली जिसमें अनाया थी। वीरेन चाहता था कि वो बॉडीगार्ड्स को लेकर जाए, लेकिन अनाया अकेले जाना चाहती थी। अपनी पावर का शो ऑफ करना पसंद नहीं था उसे। आचार्य मैंशन से कुछ दूर आकर वो कार रुक गई। अनाया जो बाहर के नज़ारे देख रही थी, कार रुकने से ड्राइवर को देखकर बोली, हमें नहीं पता था कि आप हमें जाने से रोकने के लिए ड्राइवर बन जाएंगे मिस्टर आचार्य। जी हाँ, ये ड्राइवर आयुष्मान ही था जो ड्राइवर के भेस में अनाया के साथ जा रहा था। रोकने के लिए नहीं, बस आपका इस सफर में साथ देने के लिए ये भेस बनाया है, कहकर कार से बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला। अनाया बाहर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। आयुष्मान ने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेट के उसे गले लगा लिया। एक दूसरे के गले लगकर दोनों के दिल में सुकून छा गया। जानते हैं, अपने इस सफर में आप अकेले जाना चाहती हैं, लेकिन भूलिए मत, आप हमारी हैं और आपकी हर चीज भी हमारी है। आपके सफर का साथी नहीं बल्कि जीवन भर का साथी बनकर आपके हमसफर के रूप में आपके हर सफर का साथी बनना है मुझे। तो इस सफर में आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं भी आपके साथ चलेगा और आप मुझे रोक नहीं सकती, कहकर अनाया का सिर चूम लिया।
उसके गले लगे अनाया सुकून से उसके हर शब्द को सुन रही थी। उसे उसके हर शब्द से अपने दिल में बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। वो खुश थी इस बात से कि आयुष्मान उसकी सच में केयर करता है, उसका प्यार दिखावा नहीं था। कुछ देर गले लगने के बाद आयुष्मान ने उसे खुद से दूर किया और एक पेंडेंट उसके गले में पहना दिया। इसे खुद से दूर मत कीजिएगा, वहाँ होने वाली हर चीज़ और हर खतरे को हम देख पाएंगे इससे। अगर कोई परेशानी हो तो चिंता मत करना, हम वही मौजूद होंगे, साथ ही हमारे आदमी भी बाहर होंगे, बस एक इशारा आपको सुरक्षित वहाँ से ले आएंगे। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। एक बार और उसका सिर चूमकर आयुष्मान ने उसे कार में बिठा दिया और खुद भी ड्राइवर की सीट पर बैठकर कार चलाने लगा। मेहरा हाउस। आज मेहरा हाउस में काफी चहल पहल थी। दादाजी खुद से अनाया के आने की तैयारी करवा रहे थे। आज वो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी प्यारी और लाडली पोती अनाया घर आ रही थी। आज उम्र का तकाजा और कमजोर पड़ा शरीर भी उनके उत्साह को कम नहीं कर पा रहा। सविता, कहाँ रह गई तुम? देखो मेरी बच्ची किसी भी वक्त आती होगी, उसके आने से पहले सारी तैयारी होना जरूरी है, दादाजी बोले। जी बड़े मालिक, सब हो गया, आप परेशान मत हो, सविता बोली। कैसे परेशान ना हो सविता, इस घर ने मेरी बच्ची को सिर्फ बुरी यादें ही दी हैं, इसलिए जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप की सुरक्षा में अपना बचपन जीना चाहिए, उस उम्र में मेरी बच्ची ने दर दर की ठोकरें खाई हैं। वो भले बताती नहीं है, लेकिन क्या मैं नहीं जानता कि वो किन तकलीफों से गुजरी होगी। कहते हुए दादाजी भावुक हो गए। सविता के दिल में भी दर्द होने लगा। भले उसने अनाया को जन्म ना दिया हो और ना ही उनका खून का कोई रिश्ता हो, लेकिन नन्ही अनाया उसकी गोद में ही खेल कूद कर बड़ी हुई है, अपने हाथों से पाला था उसे। वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे इस घर से कुछ तो अच्छी यादें मिले, इसलिए एक बार सारी तैयारी अच्छे से देख लो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, दादाजी बोले। सविता भी एक बार सारी तैयारी देखने चली गई। कुछ ही देर में परिवार के सब लोग लिविंग हॉल में आ गए। घर में होती चहल पहल को देखकर सब कंफ्यूज हो गए। आखिर उनके घर में हो क्या रहा है? तभी उनकी नज़र दादाजी पर पड़ी, जो नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उनके लिए ये हैरानी की बात थी कि दादाजी अपने कमरे से बाहर निकले थे, वरना उनकी दुनिया तो बस उनके कमरे तक ही सीमित थी। राजीव जी उनके पास आकर बोले, पापा आज आप अपने कमरे से बाहर आए, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन दादाजी ने उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। दादाजी आज कुछ खास है क्या जो आप घर में इतनी तैयारी करवा रहे हैं? अपने पिता को इग्नोर होता देख आदित्य ने दादाजी से पूछा। तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है, इसलिए तुम सब अपने काम पर जाओ, दादाजी रूखे स्वर में बोले। गलती उनके बेटा बहू की थी, इसलिए वो उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन आदित्य को जवाब दिया क्योंकि वो उनका पोता था। नाराजगी अपनी जगह थी, लेकिन प्यार भी था। दादू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई तो बस आपको पूछ रहे थे ताकि हम भी आपकी खुशियों में शामिल हो सके। वैसे भी आप हमारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताते। अपनी शहद से भी मीठी आवाज में शनाया बोली, जैसे वो अपने दादू से कितना प्यार करती हो। पहली बात तो तुम्हें या तुम्हारे इस परिवार को मेरे साथ वक्त बिताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सब एक दूसरे के लिए काफी हो। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, और दूसरी तुम में से किसी को भी मेरी खुशियों में शामिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी खुशियां तो उसी दिन चली गई थी जब मेरी मासूम बच्ची ने तुम लोगों के अत्याचारों से परेशान होकर ये घर छोड़ा था। इसलिए तुम सब मेरे और मेरी खुशियों से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम सबकी की काली नजर उन पर पड़े, दादाजी ने सख्त आवाज में कहा। दादाजी की बात सुनकर शनाया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया ताकि परिवार के आगे जो उसकी अच्छी और प्यारी बच्ची वाली इमेज है वो खराब ना हो। इसलिए जल्दी से अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर और नम आंखों से सबको देखने लगी, जैसे दादाजी की बातें उसे कितना हट कर गई हो। उसकी एक्टिंग का जादू सब पर चल गया और उसकी दयनीय हालत को देखकर पल्लवी जी सबसे पहले आगे आई और उसे गले लगाते हुए बोली, पापाजी माना हमसे गलती हुई और अनाया हमसे दूर हो गई, लेकिन इन सब में शनाया का क्या कसूर है? वो भी तो आपकी पोती है, वो भी सबसे छोटी। तो आप अनाया और शनाया में भेदभाव क्यों कर रहे हैं?
भेदभाव पल्लवी बहू, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जिसने खुद अपनी 2 औलादों में भेदभाव किया हो। और रही बात शनाया के सबसे छोटी होने की, तो तुम्हें शायद याद नहीं होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। तुम्हारी बेटी मेरी बच्ची से बस 1 मिनट छोटी है, वरना उम्र अनाया जितनी ही है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारी बेटी राजकुमारी की तरह पली और मेरी बच्ची दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी? दादाजी अपनी गुस्सैल आवाज में बोले। उनकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग कांप गए, लेकिन बात शनाया की थी, इसलिए पल्लवी जी हिम्मत करके बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा जी? दोनों मेरी ही बेटियां हैं, दोनों को सब कुछ बराबर ही दिया है मैंने। बस शनाया बचपन से थोड़ी कमजोर है, इसलिए उसे प्यार और केयर की ज्यादा जरूरत है। ये बात अनाया को समझनी चाहिए थी, लेकिन वो तो पहले ही बिगड़ चुकी थी, और जब उसे सजा देकर सुधारने की कोशिश करी तो घर छोड़कर चली गई। इन सब में शनाया का तो कोई कसूर नहीं था, जो आप उसके साथ इतने रूड हो रहे हैं। वाह बहू वाह, मानना पड़ेगा। इतने साल बीत गए लेकिन सही गलत में फर्क करना नहीं सीख पाई तुम। शनाया की कोई गलती नहीं है, सारी गलती अनाया की है जो वो बिगड़ गई। लेकिन एक बात बताओ, आखिर शनाया से अपना ध्यान हटाकर अनाया की तरफ तुमने देखा ही कम है, जो उसे बिगड़ी हुई कह रही हो। बल्कि तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि शनाया के अलावा भी तुम्हारी कोई बेटी थी जिसे तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि शनाया के आगे तुम्हें कुछ देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे तुम्हें कभी अनाया की जरूरत महसूस नहीं हुई, वैसे अब उसे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी बेटी और अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ, और मेरी खुशियों को अपनी जहरीली बातों से नजर मत लगाओ, दादाजी बोले। दादाजी की बात सुनकर पल्लवी जी के साथ साथ सबको शर्मिंदगी महसूस हुई। वही शनाया गुस्से से उबल रही थी। इतने साल बीत गए लेकिन ये बुढ़ा बस अनु अनु ही करता रहता है हमेशा। जब वो चली गई यहाँ से तो इसे क्या जरूरत है उसे याद करने की? इतने सालों से मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ, लेकिन मेरी तरफ तो आज तक ध्यान नहीं दिया। शनाया अपने मन में सोच रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत और मासूम था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो बाहर से जितनी प्यारी और मासूम दिखती है, अंदर से उतनी ही मैली और घटिया थी। सब लोग वही खड़े थे, तभी दादाजी का फोन बजा। दादाजी ने खुश होकर फोन उठाया और बोले, अनु बेटा कहाँ है आप, और कितनी देर में पहुंचोगी? दादाजी मैं 10 मिनट में पहुंचने ही वाली हूँ, बस इसलिए आपको फोन किया, अनाया बोली। ठीक है जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहकर फोन रख दिया और सविता को जल्दी से आरती की थाली लाने का ऑर्डर दिया। वहीं उनके बाजू में खड़े परिवार ने जब सुना अनाया आ रही है तो उनके चेहरे पर भी खुशी छा गई। कितनी कोशिश करी सबने उसे खोजने की, लेकिन वो नहीं मिली, लेकिन आज वो खुद घर आ रही है। उन्होंने सोच लिया था कि अनाया के आने के बाद उससे माफी मांगकर वापस एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या उनके लिए माफी पाना आसान था? नहीं, वो वापस नहीं आ सकती। इतने सालों से मैं इस घर की एकलौती राजकुमारी हूँ। ये परिवार और प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा है, और वो मुझसे ये सब छीनने आ रही है, लेकिन मैं अपनी मेहनत ऐसे जाया नहीं होने दूंगी। शनाया चेहरे पर प्यारी स्माइल रखे मन ही मन चीख रही थी। उसकी मुठियां कसी हुई थी और नाखून हाथों ने चुभ रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसे क्या पता कि जो आ रही है उसे इस परिवार और यहाँ के लोगों का कोई मोह नहीं रहा। कुछ ही देर में एक कार मेहरा हाउस के बाहर रुकी और स्टाइल से अनाया 28 अनाया का दादाजी से मिलना। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया मेहरा हाउस आती है, अब आगे। अनाया अपनी कार से बाहर निकलती है और एक नज़र सामने मेहरा हाउस पर डालती है। मेहरा हाउस को देखकर उसके पिछले जन्म की हर याद रील की तरह उसके सामने चलने लगती है। अपने अतीत के जख्मों को याद करके अनाया की आंखें नम हो जाती हैं। एक लड़की के लिए उसके पिता का घर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होता है, जहां वो खुलकर जीती है, अपने हर अरमान हर ख्वाहिश को पूरा करती है। लेकिन उसके सामने मौजूद घर जो उसके पिता का था तो था, लेकिन उसके लिए वहां सुरक्षा और आज़ादी नहीं थी। जिन्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी वही उसकी बर्बादी की वजह बने। अपनों के प्यार को तरसती उसकी आंखों को खून के आंसू रुलाए थे इस परिवार ने। ये वही आशियाना था जिसने उसे रौंद दिया था। मजबूत अनाया आज अपने अतीत की यादों से कमजोर पड़ चुकी थी। जो दर्द उसे पिछले जन्म में मिला वो उसके दिल में होने लगा। घबराहट और दर्द से उसका शरीर कांपने लगा।
इससे पहले वो अपने होश खोकर गिरती किसी की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। अनाया अपनी अधखुली आंखों से उस शख्स को देखने लगी जो उसे थामे खड़ा था। वो कोई और नहीं, आयुष्मान था। अनाया के दर्द को वो बहुत अच्छे से जानता था, आखिर अपनी मोहब्बत के साथ पिछले जन्म से जुड़ा था। उसने उसका वो हर दर्द देखा और महसूस किया था। भले कभी उससे ना मिला हो, लेकिन उसकी तकलीफ का साथी हर बार बना था। ये थोड़ा सस्पेंस है, आगे जाकर खुलेगा। उसे हर तकलीफ, हर चुनौती को पार करके आगे बढ़ते देखा था। कितनी मुश्किल आई, लेकिन वो नहीं घबराई, बस बढ़ती चली गई। लेकिन आखिर में हार गई, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला उसका अपना था। जो लड़की दुनिया भर की तकलीफों से जीत चुकी थी, वो अपनों से हार गई। पहली बार टूटकर बिखरी थी। भला वो दर्द इतना छोटा तो नहीं था कि वो उसे भूल जाए। आयुष्मान उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता था, इसलिए उसके साथ आया था, क्योंकि वो जानता था कि गैरों की दी हुई चोट सिर्फ शरीर पर जख्म दे सकती है, लेकिन अपनों की दी हुई चोट सीधा दिल को जख्म देती है। शरीर के घाव तो फिर भी वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगे घाव बीतते वक्त के साथ नासूर बन जाते हैं, फिर चाहे कितने ही जन्म ले लो वो नहीं भरते। आयुष्मान अनाया को अपनी बाहों में भरकर संभाल रहा था। वही अनाया की बॉडी भी हल्की कांप रही थी। कुछ वक्त बाद जब अनाया शांत हुई तो खुद को आयुष्मान से दूर किया। जंग तुम्हारी है, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ी तो मैं एक बार में सब खत्म कर दूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, तुम भी नहीं। आयुष्मान बोला। कमजोर नहीं पड़ी थी, मैं बस तैयार कर रही थी खुद को सजा देने के लिए। अपने दिल से नफरत निकाल चुकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सबको माफ किया। उन्हें सजा तो भुगतनी होगी। ये उनके खुद के कर्मों की सजा है जो मेरे रूप में उनको सामने होगी। अनाया बिना भाव के बोली। मुझे परवाह नहीं, मेरे लिए तुम्हारा सुरक्षित रहना जरूरी है। अगर तुम्हें खरोंच भी आई तो तबाही लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और वादा है तुमसे मेरे शब्द सिर्फ मौत का फरमान लाएंगे। आयुष्मान बोला। मौत? इतनी छोटी सजा? अनाया टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, फिर बिना भाव के आयुष्मान को देखकर बोली, कुछ गुनाह मौत से भी बुरी सजा डिजर्व करते हैं, इसलिए इन सब से दूर रहिए। कहकर आंखों पर शेड्स लगाकर पीछे मुड़कर मेहरा हाउस के अंदर जाने लगी। आयुष्मान बस उसकी पीठ को देखता रहा। दादाजी ने जब अनाया के आने की खबर दी तब से हर कोई घर में ही था। कोई काम पर नहीं गया, क्योंकि सबको अनाया से मिलना था। वो अचानक घर छोड़कर चली गई थी। इतने वक्त कैसी थी, कहाँ थी, जानना बहुत सवाल थे सबके मन में, और गिल्ट भी। एक वक्त में जिसे परिवार के सदस्य के रूप में भूला चुके थे, सभी आज उसी के इंतजार में बैठे थे। सबकी नजरें दरवाजे पर ही थी कि कब बेल बजे और वो दरवाजा खोले। लेकिन इन सब में किसी का भी ध्यान उस शख्स पर नहीं गया जो अनाया की आने की बात सुनकर ही उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। वो शख्स थी शनाया। अनाया के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उसे हर वो चीज़ मिली जिसकी उसे चाहत थी। उसके पूरे परिवार के दिल और दिमाग से अनाया की शख्सियत पूरी तरह से मिटा दी थी। दादाजी के अलावा शायद ही किसी को याद होगा कि अनाया उनके परिवार का हिस्सा थी। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ हर कोई अनाया को भूल चुका था। अनाया के घर छोड़ने पर जो थोड़ा बहुत गिल्ट उनके मन में था, वो भी शनाया की चालों और नाटक के आगे खत्म हो चुका था। शनाया पूरे परिवार के लिए उनकी एकलौती प्रिंसेस बन चुकी थी। उसकी चाहत पूरी हो चुकी थी। अब वो बस यही दुआ करती थी कि अनाया कभी लौटकर ना आए। लेकिन आज उसकी सालों की मेहनत खराब होती नजर आ रही थी। अपने परिवार की नज़रों में गिल्ट और अनाया से मिलने की बेसब्री उसे साफ नजर आ रही थी। अपने गुस्से को दबाते हुए चेहरे पर प्यारी मुस्कान चिपकाए वो सभी के साथ बैठी अनाया का ही इंतजार कर रही थी, और मन ही मन अपने दिमाग में शैतानी प्लान बना रही थी। तभी डोर बेल बजी। कोई अपनी जगह से उठता उससे पहले ही बिना किसी को मौका दिए एक सर्वेंट ने दरवाजा खोल दिया। दरअसल दादाजी ने एक सर्वेंट को दरवाजे पर ही बिठाया था ताकि अनाया के आते ही उन्हें खबर कर सके। सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक 20-21 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वो जानता था कि वो कौन है। दरअसल अनाया फिल्म इंडस्ट्रीज में अनन्या के नाम से फेमस थी। हर कोई उसे इसी नाम से जानता था। वो सर्वेंट भी दरवाजे पर अनन्या को देखकर शॉक हो गया। घरवाले दरवाजे तक आ गए थे, वो भी अनाया की जगह अनन्या को देखकर शॉक्ड हो गए।
भला एक फेमस फिल्म स्टार उनके सामने उनके घर पर क्या कर रही थी? भाई दादू ने तो कहा था कि अनाया आने वाली है, लेकिन ये एक्ट्रेस अनन्या कैसे आ गई? क्या हमसे सुनने में कुछ गलती हुई थी? अनंत आदित्य के कान में बोला। अपनी बकवास बंद कर। दादू अनाया के अलावा किसी और की इतनी परवाह करते भी हैं जो किसी और के लिए इतनी तैयारी करवाते? आदित्य चीखते हुए बोला। तो ये अनन्या यहाँ कैसे आ गई? अनंत बोला, कोई गलतफहमी हुई होगी, उसे कहीं और जाना होगा लेकिन गलती से यहाँ आ गई होगी। एक बार पूछकर देखते हैं। आदित्य बोला।